Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on acquiring sports skill in sports psychology. यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर जो एथलीट हैं वो स्पोर्ट्स स्किल को किस तरह अक्वायर करते हैं और स्किल को अक्वायर करने का उसको अडॉप्ट करने का उन्हें क्या फ़ायदा होता है या वो आगे उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है उसका। Skill acquisition investigate the factor that affect the acquisition, performance, and retention of sports skills in both developing and elite athletes. Skill acquisition specialists work to understand how individual or group are able to make decision, source information, and produce complex movement patterns. यानी जब भी हम कोई स्किल को एक्वायर करते हैं, उसको हासिल करते हैं, ओन करते हैं, कोई भी स्किल सीखते हैं तो उसका परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो उसका जो परफॉर्मेंस होती है उससे एक एथलीट की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उससे जो एक एथलीट है वो एलीट बन जाता है, वो जो है प्रोग्रेस कर लेता है, उसकी जो डेवलपमेंट है उसके अंदर भी इजाफा होता है। जितनी ज़्यादा एक इंडिविजुअल के पास स्किल आती है उतना ज़्यादा वो एक्सपर्ट हो जाता है, उसको अपने काम की ज़्यादा समझ आने लग जाती है, वो कॉम्प्लेक्स जो पैटर्न्स होते हैं वो बनाना शुरू कर देता है और इजीली जो है वो डिसीजन मेकिंग शुरू कर देता है। यानी कि एक जो एथलीट है अगर उसको कुछ भी नहीं आता, जब वो नोविस है यानी कि अभी उसने ज्वाइन किया स्पोर्ट को तो तब अभी उसे कुछ भी नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वो स्किल को एक्वायर करेगा, हासिल करेगा, अब डिफरेंट स्किल्स हैं उसको पता, वो आई पैटर्न्स देखेगा किस तरह बॉल को जो है वो किक कर रहे हैं या किस तरह बॉल जा रही है, मूवमेंट क्या है, मसल मूवमेंट क्या है, मोटर मूवमेंट क्या है। जब वो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करता है या डिसीजन मेकिंग करता है और इस तरह की वो सारी स्किल एक्वायर करता है कि लीडरशिप किस तरह करनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेवलपमेंट होती है और वो एक्सपर्ट हो जाता है। इस तरह जिस तरह जो एक एथलीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल को एक्वायर करता है उतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हाई होने लग जाती है। इंट्रोडक्शन एनी लेवल ऑफ स्पोर्ट्स स्किल और परफॉर्मेंस असेस मूवमेंट स्किल, यानी कि स्किल किस तरह एक्वायर की जाती है कि यानी कोई भी एनी लेवल ऑफ स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट का लेवल और उसके अंदर अपनी परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए जो भी स्किल एक्वायर करें, हासिल करें, ऑन करें, उसको जो है एक्वायरिंग स्किल कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस होती है, एक होती है प्रेडिक्टेबल, एक होती है अनप्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल क्या होती है कि जो एक एथलीट को अंदाज़ा होता है या जो उसका कोच होता है उसको एक प्लेयर से अंदाज़ा होता है कि ये इतनी परफॉर्मेंस शो करेगा। और अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस क्या होती है कि अगर एक एथलीट है वो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक एथलीट से हमें ज़्यादा तवक्का होती है कि ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। वो परफॉर्मेंस भी अनप्रेडिक्टेबल होती है क्योंकि उससे वो तवक्का नहीं रखी होती, उससे वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उससे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद होती है। और फिर उसके बाद अगर वो एथलीट मोटिवेट होता है और लेकिन तब तक उससे फिर कोई तवक्का नहीं रखता कि इसने लास्ट टाइम जो था पुअर परफॉर्म किया था, लेकिन वो एथलीट जो है वो और अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो भी अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस होती है। ये इस तरह भी हो सकता है कि जब एक एथलीट अभी ये प्ले को ज्वाइन उसने किया है और उसको इतना नहीं पता प्ले के बारे में, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन जब फिर उसको अच्छी थोड़ी देर बाद जब उसको वो स्किल सीखता है, वो स्किल को एक्वायर करता है, उसे स्किल्स के बारे में पता लगता है और फिर वो उनसे सीख के जब वो आगे परफॉर्म करता है तो अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस जो है वो शो करता है। सक्सेस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। जो एक एथलीट है उसकी जो हाई परफॉर्मेंस होती है जिसकी वजह से उसे सक्सेस मिलती है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। एक एंटिसिपेशन यानी उसने किस तरह की प्रैक्टिस की हुई है और फिर उसे उसके बारे में किस तरह की तवक्का है, किस तरह की एक्सपेक्टेशन है कि कितना अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आ सकता है। और दूसरा डिसीजन मेकिंग कि एक एथलीट जो है उसने क्या डिसीजन मेकिंग ली हुई है कि किस तरह उसने परफॉर्म करना है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उस लिहाज से फिर जब वो परफॉर्म करता है तो फिर उसे सक्सेस मिलती है और वो अपना गोल अचीव करने में कामयाब हो जाता है। Skill acquisition is a culmination of movement mechanic, physical literacy, biomechanic, athletic development, psychology and coaching practice. The development of skill and the ability to learn, improve and develop performance is central to sport and physical activity. Skill acquisition क्या होता है? Skill acquisition यानी स्किल को ओन करना, एक्वायर करना। ये होता है कि उसको एक एथलीट को मैकेनिक्स का ज़्यादा इल्म हो जाए, फिजिकल लिटरेसी का पता हो, बायोमैकेनिक, साइकोलॉजी का पता होगा किस तरह गेम खेलनी है, स्पोर्ट की साइकोलॉजी क्या है, और कोचिंग प्रैक्टिस उसकी ज़्यादा हो जाए, इसको स्किल एक्वायर करना कहते हैं। जिस तरह उसकी स्किल ज़्यादा होती है, स्किल डेवलप करती है, उतना ज़्यादा उसके अंदर एबिलिटी लर्निंग की ज़्यादा हो जाती है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है।
What is acquiring skill? Acquired skill are abilities you learn through practice and experience. Acquired skill क्या होती हैं? वो ऐसी skills होती हैं, ऐसी ability होती है जिसे हम सीखते हैं प्रैक्टिस करके और एक्सपीरियंस से। यानी जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा हमारे पास स्किल ज़्यादा आती है, हमारी स्किल जो है वो पॉलिश होती है, इम्प्रूव होती है। और जितना ज़्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, यानी अगर हमारा लास्ट टाइम का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गुजरा हुआ या सबसे पहले हमारी परफॉर्मेंस सबसे लो होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है वैसे ही और स्किल ज़्यादा आती है, उस तरह ही हमारी परफॉर्मेंस जो है वो हाई हो जाती है। उसी तरह एक जो एथलीट है वो उसकी स्किल जिस तरह इम्प्रूव होती है उसी तरह उस एथलीट की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी हो जाती है। अब स्किल एक्वायर्ड जो है ये दोनों, इसके अंदर एथलीट के लिए दोनों टाइप्स आ जाती है, हार्ड स्किल भी और सॉफ्ट स्किल भी। ये हार्ड और सॉफ्ट स्किल दोनों जो है उसकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हार्ड स्किल भी यानी कि किस तरह वो फिज़िकल, किस तरह उसने चलना है गेम को लेके, उसकी फ़िज़िकल प्रैक्टिस, मेंटल प्रैक्टिस। और सॉफ्ट स्किल के अंदर भी कि जो ने वीडियो रिकॉर्ड दिखाया जाता है, यानी कि एथलीट जब एक जो एक्सपर्टीज़ होते हैं उनकी वीडियोस देखते हैं 2 सेकंड्स के लिए, 2 मिनट के लिए, और फिर उसको देख के मोटिवेट होते हैं, अपनी वैसी कोग्निटिव एबिलिटी बनाते हैं और अपनी मेंटल रिहर्सल उस तरह देख के करते हैं। ये सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो भी एथलीट की परफॉर्मेंस के लिए, एक्वायरिंग स्किल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टेजेस ऑफ स्किल एक्विजिशन की 3 स्टेजेस है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है कोग्निटिव, यानी सबसे पहले अपनी एक कोग्निशन बनाना, थिंकिंग पैटर्न बनाना, अपना डिसीजन लेना कि हमारा यानी कि एथलीट एक कोग्निशन अपनी बनाता है कि उसका गोल क्या है, उसने कहाँ तक जाना है, उसने किस तरह गेम को लेके चलना है, वो डिसीजन बनाता है, अपना गोल सेट करता है। फिर एसोसिएट, फिर उसको अपनी मेंटल प्रैक्टिस और फिज़िकल प्रैक्टिस के अंदर लेके आता है, अपने ख़ुद को इमेजिन करता है, जो अपनी मेंटल रिहर्सल करता है, मेंटल इमेजरी करता है। एंड ऑटोनोमस जो है, इसके अंदर जो एक एथलीट है वो स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता, वो दूसरे इंडिविजुअल्स को देखता है, दूसरे प्लेयर एथलीट्स को देख रहा होता है कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, बॉल कहाँ से आ रही है, उसको किस तरह किक किया जा रहा है, किस तरह उसको आगे भेजा जा रहा है, वो इन स्किल्स के ऊपर जो है वो फोकस करता है। द रेट ऑफ स्किल एक्विजिशन वेरीज अक्रॉस द 3 स्टेज, यानी जब एक इंडिविजुअल सबसे पहले जो एथलीट है उसको पहले वो अपनी कोग्निशन बनाएगा स्पोर्ट्स को लेके, फिर वो उसको एसोसिएट करेगा अपने प्ले के साथ, और फिर वो देखेगा कि दूसरे प्लेयर जो है वो किस तरह खेल रहे हैं। इन तीनों स्टेजेस को कॉपी करते हुए, फॉलो करते हुए एक जो एथलीट है वो स्किल को एक्वायर करता है। रीज़न फॉर स्किल एक्विजिशन, स्किल को एक्वायर करने की रीज़न्स क्या होती हैं? इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ज़्यादा, यानी कि अगर एक एथलीट के पास ज़्यादा स्किल्स होंगी तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर एक स्किल हो एक एथलीट के पास तो वो एमरजेंसी सिचुएशन को मैनेज कर सकता है, लेकिन अगर उधर उसके पास कोई स्किल नहीं है, उसको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, तो वो एमरजेंसी सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। जब किसी के पास भी कोई अपनी पर्सनल स्किल आ जाती है, कोई भी स्किल वो एक्वायर कर लेता है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, वो अपने उस काम को करके, वो अगर कहीं पे जॉब वगैरह ना भी करे वो एथलीट, वो ख़ुद भी अपनी स्किल को आगे फर्दर ट्रेनिंग दे के इस तरह वो सेल्फ एम्प्लॉय हो सकता है, उसको सर्वाइव करना आ जाता है। जब एक इंडिविजुअल जो है वो स्किल एक्वायर करता है, उसको अपनी सेल्फ का पता लगता है, उसकी नॉलेज के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट होती है। इन रीज़न्स की वजह से जो एक एथलीट है वो ज़्यादा फोकस करता है स्किल को एक्वायर करने में। कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग, सबसे पहले कि यानी कोऑर्डिनेट किया जाना, कोऑर्डिनेट करके ट्रेनिंग करना, मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन, मसल मूवमेंट आ जाना। फिर स्किल अडाप्टेबिलिटी ट्रेनिंग, यानी स्किल को अडाप्ट करना, स्किल को एक्वायर करना, किस तरह कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग वगैरह लेना। फिर परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग होती है कि फ़िज़िकल परफॉर्मेंस किस तरह जाके शो करनी है, यानी पहले एक जो इंडिविजुअल है, जो एक एथलीट है, वो पहले कोऑर्डिनेट करता है, अपनी कोग्निशन भी बनाता है, कोऑर्डिनेट करता है किस तरह मैंने गेम को लेकर चलना है, फिर वो स्किल को एक्वायर करता है, फिर वो अपनी परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग लेता है, और फिर जाकर वो कम्पीट करने के लायक होता है दूसरे एथलीट को। एक एथलीट को खेलने से पहले इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह उसने स्किल को एक्वायर करना है, फिर उसने परफॉर्मेंस करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब एक स्किल की बार बार जितनी दफ़ा प्रैक्टिस की होगी, जितना उसका एक्सपीरियंस पहले गुजरा होगा, उतनी अच्छी फिर वो परफॉर्मेंस शो करता है और दूसरों को वो कम्पीट करता है गेम में। Elements of skill acquisition. Skill acquisition plan include a description of the target skill being taught, material needed for teaching, strategies to be used, the consequence for correct or incorrect responding,
mastery criteria, reinforcement strategies and a plan for generalization and maintenance। यानी कि स्किल एक्वायर करने के एलिमेंट्स क्या हैं कि इसके अंदर स्किल को सीखा जाए, फिर कौन सा टीचिंग के लिए मटेरियल चाहिए, स्ट्रेटजीज कौन सी यूज़ की जाए, मास्टरी क्राइटेरिया को देखा जाए, रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया जाए, उनको फॉलो किया जाए और डिफरेंट प्लान्स बनाए जाएं और डिसीजन मेकिंग की जाए। ये तमाम एलिमेंट्स जो है वो स्किल एक्वायर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। एथलीट इन तमाम एलिमेंट्स को फॉलो करता है, इनको सीखता है, फिर ही वो एक स्किल को एक्वायर करने में कामयाब होता है। फैक्टर अफेक्ट स्किल एक्विजिशन। द रेट एट विच एन इंडिविजुअल लर्न द स्किल रिक्वायर्ड फॉर देयर स्पोर्ट और एक्टिविटी विल डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग पर्सनैलिटी, हेरिडिटी, कॉन्फिडेंस, प्रायर एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी। यानी कि एक जो स्किल एक्वायर करने के लिए कुछ फैक्टर भी होते हैं, उनमें आ जाता है कि हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की, यानी कि जो एक एथलीट है जिसने इस स्किल को एक्वायर करना है उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, उसे हेरिडिटी किस तरह की है, उसको क्या कोई ऐसा शौक़ है स्पोर्ट का या नहीं, या वैसे ही बस उसने स्पोर्ट को ज्वाइन किया हुआ है एज आ इंजॉयमेंट या किसी के प्रेशराइज होके, यानी उसने किसी के प्रेशर में आ किया हुआ। उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, उसके अंदर एबिलिटी कितनी, क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो स्किल को एक्वायर कर सके। उसका प्रियर एक्सपीरियंस क्या है, यानी कि पहले उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो क्या है, उसने पहले कभी कोई स्किल एक्वायर की है या नहीं, या उसका कितना रुझान है स्किल को एक्वायर करने में। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये स्किल को एक्वायर करने में यानी स्किल को सीखने में उसके ऊपर जो है इफ़ेक्ट करते हैं एक एथलीट के ऊपर। सबसे पहले जो एक एथलीट है वो एक्टिव स्टार्ट करता है, फिर वो फंडामेंटल्स की तरफ जाता है, फिर वो ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग के अंदर वो ट्रेन होता है, फिर उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और फिर वो विन करता है। इस तरह एक फंडामेंटल मूवमेंट स्किल होती है, फंडामेंटल स्पोर्ट स्किल होती है, बिल्डिंग फिज़िकल एंड मेंटली कैपेबिलिटी और हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स। यानी एक एथलीट ने पहले जब ज्वाइन करना उसने एक नोविस होना है, फिर वो जो है वो अडाप्ट कर रहा होता है स्किल को, अपनी मेंटल और फिज़िकल प्रैक्टिस करता है और लास्ट में जाकर जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो वो एक स्किल को एक्वायर करता है। हिस्ट्री। द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट स्किल इफेक्टिवली इज़ फंडामेंटल टू एनी लेवल ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस। यानी कि किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए उसके लिए मूवमेंट स्किल्स का आना चाहिए, उससे स्पोर्ट परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। द स्टडी ऑफ मोटर स्किल लर्निंग हैज़ अ रेदर लॉन्ग हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है विद इस फाउंडेशन स्टेमिंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। बेरियन एंड हैटन ने वर्क किया था सेंडिंग एंड रिसीविंग कोड मैसेज के ऊपर। यानी कि ये दो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थे जिसने कोड मैसेज के ऊपर वर्क किया था कि किस तरह स्किल को एक्वायर करने के लिए जो कोड हैं वो सेंड किए जाते हैं और रिसीव किए जाते हैं। एक्विजिशन ऑफ स्किल इन सीरियल ऑपरेटर। यानी एक स्किल को एक्वायर करने में आलमोस्ट जो है वो 40 वीक्स की प्रैक्टिस जो होती है वो रिक्वायर होती है। थॉर्नडाइक 1927 में इसने ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग एंड लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर वर्क किया था कि किस तरह ट्रेनिंग जो है वो एक एथलीट कंप्लीट करता है फिर वो स्किल को एक्वायर करता है। एडम्स ने 1987 में वर्क किया था इंडिविजुअल डिफरेंस में। यानी कि जो एथलीट है उनके दरमियान में क्या डिफरेंस आता है, कौन से एथलीट जो हैं वो जल्दी स्किल को एक्वायर कर लेते हैं और कौन से एथलीट जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं स्किल को एक्वायर करते हैं, या स्किल को एक्वायर करने में जो एथलीट्स हैं उन्हें कितना टाइम लगता है, उनके दरमियान में डिफरेंस क्या। During the period 1940 to 1970 labeled by Adam as a middle period more systematic program of work engage this renewed interest in motor skill। यानी कि स्किल को एक्वायर करने के लिए मोटर स्किल का भी सीखना जो है वो इम्पोर्टेंट है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई थी, मिलिट्री के अंदर जो थी इसकी ट्रेनिंग हुई थी। टास्क सेंटर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ मिलिट्री पर्सनल। यानी कि किस तरह ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद किस तरह एक जो एथलीट है वो स्किल को सीख लेता है, एक्वायर कर लेता है। फिर इसने 1967 में स्टेजेस ऑफ लर्निंग के ऊपर वर्क किया था कि सबसे पहले कोग्निशन बनानी चाहिए एथलीट को कि किस तरह स्किल आती है, क्या स्किल के साथ करना, फिर एसोसिएट करना चाहिए बॉडी को उसके साथ यानी पोजीशंस के साथ। यानी कि पहले ये कोग्निशन बनाना स्किल के बारे में, फिर उसको अपना इमेजिन करना, एसोसिएट करना अपनी बॉडी पोजीशन से उसके साथ कि किस तरह मैं होऊंगा और वो हमारी जो परफॉर्मेंस है एथलीट की वो बेहतर होगी, और उसके बाद अपनी सेल्फ रेटिंग करना। हल ने 1943 में जनरल लर्निंग थ्योरी दी कि
जिससे एथलीट के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर ड्राइव होती है। जब एक किसी नीड की ड्राइव पैदा होती है तो उसके बाद वो कोशिश करता है मोटिवेट होकर और अपनी उस चीज़ को, अपने गोल को अचीव कर लेता है। इस तरह जो एक एथलीट अगर उसके अंदर ड्राइव होगी, एक नीड होगी कि मैंने जो है ये स्किल को एक्वायर करना है, तो वो उसके ऊपर फोकस करेगा और फिर वो अपनी जो नीड है उसे फुलफ़िल करेगा, यानी कि उसको एक्वायर कर लेगा, हासिल कर लेगा। एक्सप्लेन हाउ फटीग एंड रिकवरी प्रोसेस अफेक्ट द एक्विजिशन मोटर स्किल एंड अवर लॉन्ग प्रैक्टिस पीरियड। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उतना ज़्यादा इंडिविजुअल जो है उसकी स्किल जो है वो पॉलिश होती है एथलीट की, उतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस आई होती है। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और ये 40 वीक्स का जो होता है, ये एक स्किल को सीखने का टाइम लिमिट होता है कि इसके अंदर एक स्किल जो अच्छी तरह पॉलिश हो जाती है। और इसके लिए जो एक एथलीट है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उसे फटीग होती है। बट अगर वो अपने टास्क के ऊपर फोकस करता है तो एट लास्ट जो है एंड तक वो अपनी स्किल को एक्वायर करने में कामयाब हो जाता है। सबसे पहले अपनी कोग्निशन बनानी है, फिर उसको अपनी बॉडी पोजीशन के साथ एसोसिएट करना है और फिर ऑटोनोमस स्टेज के ऊपर देखना है कि स्किल किस तरह एक्वायर की जा सकती है, पॉइंटिंग क्या, पिच क्या, किस तरह बाकी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह जो है स्किल जो है वो एक्वायर हो जाती है एथलीट को। क्रेक ने 1948 में कोग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर वर्किंग की थी कि किस तरह एक स्किल को एक्वायर करने के लिए कोग्निशन इंफॉर्मेशन जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, यानी कोग्निशन बनाना सबसे पहले कितनी एक स्किल को एक्वायर करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। फ्रैंकलिन हेनरी जो था उसने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को, यानी कि उसने फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को स्किल को एक्वायर करने में यूज़ किया था। एडम ने फर्स्ट टाइम लर्निंग थ्योरी दी थी कि किस तरह लर्निंग हो सकती है, स्किल को किस तरह एक्वायर किया जा सकता है। किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए एक जो एथलीट है उसकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके लिए उसे फ़िज़िकल प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है और मेंटल रिहर्सल भी करनी पड़ती है। इससे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होती है और वो एक स्किल को एक्वायर करने में कामयाब हो जाता है। इसके अलावा उसे अपनी डेली रूटीन के अंदर सबसे कोग्निटिव स्किल्स जो हैं वो भी यूज़ करनी होती हैं। कोग्निटिव अपनी पावर को यूज़ करता है, फिर वो उसको एसोसिएट करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक स्किल को एक्वायर करने में कामयाब होता है। किसी भी स्किल को एक्वायर करने के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि इंटरनली उसको कि उसकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी क्या है, किस तरह वो ट्रेनिंग ले सकता है, और एक्सटर्नली कि उसने किस तरह की स्टैटिक्स बनाई है, किस तरह की उसने टेक्निक्स बनाई है कि किस तरह वो ट्रेनिंग लेगा और स्किल को एक्वायर करेगा। थियरीज एंड मॉडल्स ऑन स्किल एक्विजिशन मोटर बिहेवियर एम्ब्रेस द कोग्निटिव और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि स्किल को एक्वायर करने के अंदर कोग्निशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोग्निटिव थ्योरी ऑफ मोटर लर्निंग, यानी कि एक लर्निंग के अंदर कोग्निशन किस तरह आएगी। जब भी किसी स्किल को एक्वायर करना तो सबसे पहले उसके लिए कोग्निशन बनानी पड़ती है, अपनी एक थिंकिंग बनानी पड़ती है कि कौन सी स्किल को एक्वायर करना, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ करनी है। लर्निंग डिपेंड ऑन परसेप्शन एंड स्कीमा। परसेप्शन जो होते हैं किसी चीज़ को परसीव करना, एंड स्कीमा यानी किसी भी चीज़ के बारे में मेंटल इमेज जो मौजूद होती है उसको स्कीमा कहा जाता है। स्कीम 1975 लर्नर डेवलप थ्रू प्रैक्टिस, यानी कि स्किल को एक्वायर किया जा सकता है, लर्निंग की जा सकती है प्रैक्टिस के ज़रिए, जो कि एक स्किल को एक्वायर करने के लिए 4 वीक्स की प्रैक्टिस जो होती है वो रिक्वायर होती है। टाइमिंग क्या होनी चाहिए, यानी कि स्पोर्ट की प्रैक्टिस की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। उसके अलावा ख़ुद को देखना कि जॉइंट की फ्लेक्सेशन कितनी हो रही है, एक्सटेंशन जो है वो जॉइंट की कितनी हो रही है, यानी कि बॉडी मूवमेंट को भी एसोसिएट करना अपनी मेंटल रिहर्सल के साथ, ख़ुद को इमेजिन करना कि इस तरह मैं स्पोर्ट खेल रहा हूँ और कितनी मेरी परफॉर्मेंस किस तरह की हो रही है। इस तरह एथलीट जब अपनी कोग्निशन के साथ अपने मेंटल रिहर्सल के अंदर अपनी फ़िज़िकल प्रैक्टिस को लेके आता है, ख़ुद को इमेजिन करता है, तो इससे भी उसकी स्किल एक्वायर करने में उसे हेल्प मिलती है। Cognitive learning theory. Cognitive psychology is linked to sport that allow us to acknowledge internal mental state such as desire, motivation and also allows to perform mentally. यानी कि एक इंडिविजुअल के अंदर किसी स्किल को एक्वायर करने की कितनी डिज़ायर है या वो कितना मोटिवेट है कि उसने स्किल को हासिल करना है। एन एग्जाम्पल ऑफ द लिंक बिटवीन कोग्निटिव साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट इज़ वन एन एथलीट मेंटली प्रैक्टिस हीज और हर स्पोर्ट। कोग्निटिव साइकोलॉजी किस तरह जो है ये स्पोर्ट के साथ रिलेट करती है कि एक एथलीट कितनी मेंटल प्रैक्टिस करता है अपनी स्पोर्ट्स के लिए, कितना वो खुद को इमेजिन करता है या मेंटल रिहर्सल करता है कि मैं ये स्किल जो है वो एक्वायर कर रहा हूँ और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। आल्सो नोन एज द गेस्टाल्ट थ्योरी, द परफॉर्मर नीड टू अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम बिफोर परफॉर्मिंग द स्किल करेक्टली, यानी कि स्किल को परफॉर्म जो उसने जा करना उससे पहले वो मेंटली कितना खुद को प्रिपेयर कर रहा है और कितना वो स्किल को एक्वायर करने के लिए इंटरेस्टेड है और कितनी वो कोग्निटिव प्रैक्टिस कर रहा है।
कॉग्निशन में सबसे पहले किस तरह होता है कि सबसे पहले स्टिमुलस आता है, फिर उसके ऊपर वर्किंग होती है, प्रोसेस होता है और फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्स शो किया जाता है। इस तरह जो एक एथलीट है जब उसने स्टिमुलस यानी कि उसने कोई स्किल वो देखता है, फिर उसका दिल करता है कि मैंने इस स्किल को एक्वायर करना और फिर उसकी वो स्किल के ऊपर फिर अपनी प्रोसेस करता है, उसके ऊपर ट्रेनिंग लेता है और एंड पे वो फिर परफॉर्मेंस में वो जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है, अपना बिहेवियर शो करता है अच्छी परफॉर्मेंस करके और उसको स्किल एक्वायर हो जाती है। Schema theory especially in sports involve generalized motor program, recall, memory and recognition memory and discussion how the brain uses them to learn and improve। यानी स्कीमा थ्योरी के अंदर क्या होता है कि एक किसी चीज़ के बारे में जो एक स्कीमा ऑलरेडी माइंड के अंदर मौजूद है, इस तरह एक एथलीट के जब माइंड के अंदर एक स्कीमा मौजूद होता है कि उसने स्किल को एक्वायर करना है, तो फिर वो अपनी मेमोरी को रिकॉल करता है, रिकोगनाइज करता है और इस तरह वो जो स्किल है उसको लर्न करता है और अपनी स्किल को इम्प्रूव करता है और पॉलिश करता है। एथलीट जो है वो अपने माइंड के अंदर पहले एक स्कीमा बनाता है, एक स्कीमा कॉपी बनाता है कि किस तरह उसने स्किल को एक्वायर करना है, फिर वो उसके ऊपर वर्किंग करता है, ट्रेनिंग लेता है और स्किल को एक्वायर करता है। इकोलॉजिकल डायनामिक सिस्टम यानी कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट से निकला, यानी कि एक एथलीट को ऐसा कोई इन्वायरमेंट मिल रहा है कि जहाँ पे वो स्किल को एक्वायर कर सके, स्किल को अडॉप्ट कर सके। इकोलॉजिकल से इकोलॉजी एंड डायनामिक सिस्टम थ्योरी कंप्राइज द फ्रेमवर्क फॉर इकोलॉजिकल डायनामिक वेयर बिहेवियर इज अंडरस्टूड टू इमर्ज थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद देयर इन्वायरमेंट। कि एक एथलीट जो अपने इन्वायरमेंट के अंदर कितना कंफर्टेबल है, क्या उसको इस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है कि वहाँ पे वो कोई स्किल जो है उसको सीख सके, उसको अडॉप्ट कर सके, लर्न कर सके। क्योंकि हर एक जो एक इंडिविजुअल है उसके लिए उसका इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट का हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारी लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट है, अगर वो बैठे हैं तो एक स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो दूसरा भी उसको देख के पढ़ना शुरू कर सकता है। उसको अगर ऐसा लर्निंग वाला इन्वायरमेंट मिले, सारे लड़ने वाले हों, उसको मोटिवेट किया जाए, इस तरह क्या वो जो एथलीट है उसको मोटिवेट कोई कर रहा है, उसकी क्या इस तरह की कॉग्निशन है, उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है कि उसके अंदर कोई एक जो नीड है, एक जो ड्राइव है वो पैदा हो कि मैंने स्किल को एक्वायर करना है। जब एक एथलीट ने किसी भी टास्क को कंप्लीट करना होता है या किसी स्किल को एक्वायर करना होता है तो उसके लिए जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके अगर किसी टास्क को भी कंप्लीट करना है तो उसके लिए इन्वायरमेंट ज़रूरी है कि क्या वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है कि लोग उसे मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपने टास्क के ऊपर फोकस कर सके, उसकी कंसंट्रेशन उतनी हो रही है कि वो उसके ऊपर कंप्लीट मेंटली फोकस करके जो है स्किल को एक्वायर कर सके या अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके। लर्निंग प्रोग्रेस बाय मैपिंग एंड कपलिंग यानी कि अगर एक स्किल को एक्वायर करना है तो उसको किसी चीज़ के साथ कपल करके, जोड़ के, एसोसिएट करके फिर इस तरह उसको लर्न करने में आसानी हो जाती है और परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट से। यानी कि पहले एक प्री टेस्ट लिया जाए कि एक एथलीट की परफॉर्मेंस जो है कितनी है या उसके ने कितनी स्किल को एक्वायर किया और फिर जब वो एक स्किल को एक्वायर कर लिया, वो परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर ले तो बाद में उसका पोस्ट टेस्ट लेना है, यानी कि कितना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। इससे जो एक एथलीट है उसके अंदर मोटिवेशन आती है कि मैंने अपने इस टास्क को फुलफ़िल करना है और वो अच्छी परफॉर्मेंस शो करता है। स्किल को एक्वायर करने के अंदर मसल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, आई मूवमेंट रिकॉर्डिंग होती है, देखना सीखना आई मूवमेंट से कि किस तरह रिकॉर्डिंग, किस तरह वर्किंग हो रही है, किस तरह स्किल को एक्वायर किया जा रहा है। ब्रेन एक्टिविटी को मेजर किया जाता है, रिसर्चेस जो है उनको पढ़ा जाता है, उनके ऊपर वर्किंग की जाती है और डिफरेंट जो सेंसिटिव मेजरमेंट टूल्स हैं उनको लर्न किया जाता है। स्किल को एक्वायर करने के अंदर कुछ डिफरेंट इश्यूज आते हैं और इंटरवेंशन हम उसे डिस्कस करते हैं। मेन एम ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इज़ टू प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट वेयर स्किल कैन बी लर्न इन अ सेफ एंड एफिशिएंट वे। यानी सबसे पहले एक जो एथलीट है उसको स्किल को एक्वायर करने के लिए एक ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जो कि एक एफिशिएंट मैनर हो, जो कि सेफ़ हो, उसको एक सेफ अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे वो स्किल को एक्वायर कर सके। कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन बाय वर्बल इंस्ट्रक्शन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि जो एथलीट ने स्किल एक्वायर करनी होती है तो वो वर्बली इंस्ट्रक्शन भी लेता है, यानी कि जो उसकी ट्रेनिंग होती है उसके अंदर उन्हें वर्बली जो है वो भी मोटिवेट किया जाता है, वर्बली इंस्ट्रक्शन भी दी जाती हैं कि किस तरह उन्होंने एक जो ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और किस तरह उनके लिए मोटर स्किल इंपॉर्टेंट है उनकी वर्किंग को एक्वायर करने के लिए, उनके गोल को जो है फुलफ़िल करने के लिए। इस तरह वर्बली जो है वो जो उनके हेड होते हैं, कोचेज़ होते हैं, वो उन्हें मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उन्हें मोटिवेट करते हैं, वर्बली मोटिवेट करते हैं, जिससे वो स्किल को एक्वायर करने के लिए ज़्यादा जो है मोटिवेटेड हो जाते हैं। लर्न करने के लिए टीचिंग मेथड के अंदर उन्हें डिफरेंट जो है वो मेथड यूज़ किए जाते हैं, उन्हें फ्लिप चार्ट्स दिखाए जाते हैं, पोस्टर, पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड्स वगैरह, इस तरह स्टेप बाय स्टेप उन्हें दिखाई जाती है चीज़ें और इस तरह उनकी ट्रेनिंग की जाती है और उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने गोल के ऊपर फोकस करें, अपना एक गोल सेट करें और न्यू जो है स्किल है उन्हें एक्वायर करें। इसके अलावा जो है वो स्किल को एक्वायर करने के लिए ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि अगर वो
किसी को देखें कि किस तरह एथलीट देखें कि किस तरह दूसरे एथलीट जो हैं वो प्ले कर रहे हैं, तो और सिंबल्स उन्हें दिए जो मोटिवेट हों, वो उनको कोग्निशन अपनी बनाए कि किस तरह उन्होंने प्लानिंग बनाई, डिसीजन लेके किस तरह उन्होंने जो है वो स्किल को एक्वायर करना है, तो इससे उनको हेल्प हो जाती है। कोग्निशन मेडिएटिव थ्योरी जो है इसके अंदर भी ये है कि इस तरह एक जो एथलीट है पहले उसने अटेंशन देनी होती है कि उसने कौन सी स्किल को एक्वायर करना है, उस स्किल को सीखने के लिए अटेंशन देता है, फिर अपनी अटेंशन को बरकरार रखता है, उसके साथ अपनी मोटर प्रोडक्शन यानी मेंटल ट्रेनिंग करेगा, अपनी बॉडी को उसके साथ एसोसिएट करेगा और एंड पे अपनी सेल्फ रिगार्ड चेक करेगा, अपनी मोटिवेशन देखेगा कि कितनी उसके अंदर मोटिवेशन आई है स्किल को एक्वायर करने के लिए, और पहले उसकी प्री टेस्ट के अंदर स्किल की जो रेंज थी वो क्या थी और अब उसकी पोस्ट टेस्ट के अंदर रेंज कितनी है। स्किल को एक्वायर करने के लिए दो तरह की प्रैक्टिस की जाती है, एक होती है कांस्टेंट प्रैक्टिस और दूसरी होती है वेरिएबल प्रैक्टिस। कांस्टेंट प्रैक्टिस क्या होती है कि लर्निंग जो होती है वो सिर्फ एक स्किल लर्न की जाती है, और वेरिएबल प्रैक्टिस क्या होती है कि दो से ज़्यादा स्किल जो है उनकी प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस जो है वो एथलीट की हेल्प करती है स्किल को पॉलिश करने में, इम्प्रूव करने में और स्किल को मेनटेन करने में। कांस्टेंट प्रैक्टिस होती है कि एक ही टास्क के ऊपर एक ही स्किल को सीखने के लिए एक एनवायरनमेंट और सेम एनवायरनमेंट के अंदर बार बार उसकी प्रैक्टिस करना, ताकि स्किल जो है वो पहले एक्वायर हो जाए, हासिल हो जाए, सीखी जाए और उसके बाद वो पॉलिश हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। रैंडम प्रैक्टिस जो है वो कांस्टेंट प्रैक्टिस से थोड़ी डिफरेंट होती है। कांस्टेंट प्रैक्टिस के अंदर एथलीट जो है वो एक ही स्किल के ऊपर वर्किंग करता रहता है, लेकिन रैंडम प्रैक्टिस के अंदर जो एथलीट होता है वो रैंडमली एक ऑर्डर के अंदर प्रैक्टिस नहीं करता, वो एक स्किल के ऊपर दो तीन दफ़ा वो प्रैक्टिस करता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो उसे रिपीट नहीं करता। कांस्टेंट प्रैक्टिस के अंदर जो एक एथलीट है वो कॉन्स्टेंटली 300 टाइम्स जो है वो एक ही सेम इन्वायरमेंट के अंदर जो सेम स्किल को एक्वायर करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करता है। बट वेरिएबल प्रैक्टिस क्या होती है? वेरिएबल प्रैक्टिस ग्रुप 75 ट्रायल एट ईच ऑफ द 4 कंडीशन, यानी 75 को 4 टाइम्स में डिवाइड करें फिर 300 बनता है। उसके अंदर वो क्या आती है 75 टाइम्स जो ईच अलग-अलग कंडीशंस के अंदर जो है वो अपनी स्किल को एक्वायर करने के लिए प्रैक्टिस करता है। प्रोवाइडिंग फीडबैक, एक एथलीट जो है जब एक स्किल को एक्वायर करता है तो उसको फीडबैक मिलता है उसके पीयर ग्रुप से, उसके पेरेंट्स से, कोच जो होता है और डिफरेंट जो साथ उसके फेलोज होते हैं उनसे फीडबैक मिलता है कि उसने कितनी स्किल जो है वो एक्वायर की है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, जो उसने किस तरह का फीडबैक जो है वो लिया उनसे। यानी कि जब वो एक स्किल को एक्वायर करता है तो उसको ला पे फीडबैक देते हैं उसके कोचेज़ वगैरह के, उसने कितनी जो है उसने परफॉर्मेंस दी, या कितने % उसने स्किल एक्वायर की, या किस तरह की उसने स्किल एक्वायर की है। फीडबैक जो होता है वो एक परफॉर्मेंस के एंड पे दिया जाता है, और जब उसको फीडबैक मिलता है अगर वो फीडबैक अच्छा हो तो वो एथलीट जो होता है वो मोटिवेट होकर और ज़्यादा कोशिश करता है स्किल को पॉलिश करने में, एक्वायर करने में या किसी और स्किल को एक्वायर करने में। और अगर वो फीडबैक नेगेटिव होता है तो कुछ एथलीट जो होते हैं वो विड्रॉल कर जाते हैं, लेफ़्ट आउट कर जाते हैं, गेम से क्विट कर देते हैं। बट जो इसके अलावा जो दूसरे एथलीट होते हैं वो कुछ इस तरह के भी होते हैं कि अगर उन्हें नेगेटिव फीडबैक भी मिले तो वो और ज़्यादा इंटरनल मोटिवेट होकर वो अपनी स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एथलीट को एंड पे जो अपनी स्किल एक्वायर करने के लास्ट के ऊपर जो है वो इंट्रिंसिक फीडबैक मिलता है, यानी लोग पीयर ग्रुप पेरेंट्स से देते हैं। इंट्रिंसिक मिलता है कि उसको इंटरनली कितना वो सेटिस्फाई है, और कॉन्करेंट फीडबैक होता है कि जब उसने एक स्किल को परफॉर्म कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद उसे किस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है। इस तरह जब एक एथलीट है वो अपना गोल सेट करता है, अपनी कोई गोल सेट करता है कि मैंने इस वाली स्किल को एक्वायर करना है, तो फिर वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, मेंटल प्रैक्टिस भी और फिजिकल प्रैक्टिस भी। स्किल को एक्वायर करके उसको पॉलिश करके एंड पे उसे फीडबैक मिलता है और उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।